Learn how psychologists ethically maintain human relations and how they protect the welfare of others with whom they interact. This ethical standard of human relation is further divided in 12 standards related to unfair discrimination, sexual harassment, other harassment, avoiding harm, multiple relationships, conflict of interest, third-party request for services, exploitative relationship, cooperation with other professionals, informed consent, psychological services delivered to or through organizations, and interpretation of psychological services. साइकोलॉजिस्ट अक्सर अपनी फील्ड में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम के साथ काम करते हैं और क्लाइंट के साथ डीलिंग करते हैं, तो ये एथिकल स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो दूसरों के साथ किस तरह बातचीत करें. इट इन्वॉल्व्स गाइडलाइंस टू अवॉइड अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, डीलिंग विद द इशू ऑफ हैरासमेंट एंड हार्म अवॉइडेंस एटसेट्रा. क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए साइकोलॉजिस्ट को हमेशा अपने क्लाइंट की फलाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए. ह्यूमन रिलेशन का ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो कब और कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करें और अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को किस तरह मेंटेन करें, बिकॉज दे ऑफन डील विद एक्सट्रीमली सेंसिटिव केसेस ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस. नाउ लेट्स डिस्कस द स्टैंडर्ड 3.01 अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता है कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन क्या है. अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली ये है कि जब आपसे कुछ फैक्टर्स या कैटेगरीज की बेस पर दूसरों से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा हो, या साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स को कुछ फैक्टर्स की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. सो दिस स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट इन देयर वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एंगेज इन अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स including age, gender identity, race, ethnicity, culture, national origin, religion, sexual orientation, disability, socio-economic status, or any basis prescribed by law. अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन या गैर इम्तियाजी सलूक को गैर मुनसिफाना उस वक्त समझा जाता है जब क्लाइंट्स को कुछ फैक्टर की बेस पर बेनिफिट्स ना दिए जा रहे हों या उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना की जा रही हो. ये डिस्क्रिमिनेशन एज, जेंडर, रेस, कल्चर, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या डिसेबिलिटी वगैरह की बेस पर हो सकती हैं. मसलन अगर कोई मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं करता तो अपनी प्रैक्टिस के दौरान क्रिश्चियन क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड ना करे या उनका ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दे या उनके लिए किसी किस्म की बायस्ड जजमेंट रखें. इसके अलावा वर्क प्लेस सेटिंग में किसी को एज, जेंडर की बेस पर जॉब देने से रोक देना, उनके ट्रांसफर को रोक देना या प्रमोशन को रोकना वगैरह, ये सब अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में आता है. तो साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान अपने क्लाइंट्स के किसी भी पर्सनल फैक्टर्स की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए. साइकोलॉजिस्ट बायसनेस नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनके डिफरेंसेस का एहतराम करते हैं और फेयर और जस्ट डीलिंग करते हैं. सो दिस स्टैंडर्ड 3.01 प्रोहिबिट्स साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम मेकिंग अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर लिस्टेड इन द स्टैंडर्ड. लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट को अंदाजा हो या इस बात का एम हो कि उनके बिलीव्स या उनके बायसेस उनके काम की एबिलिटी को मुतासिर कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को नुकसान से बचाने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लें. फॉर एग्जाम्पल, दे मे लिमिट देयर पार्टिसिपेशन टू अवॉइड हार्म. फर्दर, दिस स्टैंडर्ड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. यानी साइकोलॉजिस्ट को रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटी एक्ट्स या ह्यूमन राइट्स के लॉ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए जो इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हैं. नेक्स्ट स्टैंडर्ड 3.02 involves guideline regarding sexual harassment. This standard holds that psychologists do not engage in sexual harassment. The standard defines sexual harassment as the sexual solicitation, physical advances, or verbal or non-verbal conduct that is sexual in nature that occur in connection with the psychologist's activities or role as a psychologist. So from this definition, we can conclude that sexual harassment can be verbal and non-verbal. Verbal sexual harassment, मसलन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो कि सेक्सुअल हो, कोई ऑफेंसिव जोक, कॉम्प्लीमेंट या कमेंट करना, commenting about someone's body, spreading sexual rumors. On the other hand, non-verbal sexual harassment can involve any unwanted touch, sexual gesture, looking a person up and down, staring at someone,
following someone or blocking a person's path, giving personal gifts, winking, throwing kisses or licking lips, etc. And these verbal and non-verbal gestures or actions are unwelcome, offensive, or can create a hostile workplace or educational environment. And the psychologist know or is told this. Secondly, these gestures and abusive actions are swear or intense for the victim. Sexual harassment can consist of a single intense or swear act of multiple persistent or pervasive act. यानी कोई एक सिंगल इंटेंस एक्शन भी सेक्सुअल हैरासमेंट के जिम्मे में आ सकता है और मल्टीपल एक्ट्स जो कि परसिस्टेंटली विक्टिम की तरफ किए जा रहे हों वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट में आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर अक्सर क्लास के दौरान फीमेल स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखता है या कोई सेक्सुअल जॉक कहता है जो कि स्टूडेंट को ऑफेंसिव लगे. इसके अलावा अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक में आने वाली फीमेल मेंबर को किसेस करता है जबकि उसको कई बार ऐसे बिहेवियर से रोका गया है, सो दिस बिहेवियर विल बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट. लेकिन कोई भी ऐसा बिहेवियर या सेक्सुअल एक्ट जो दूसरे शख्स को अनवेलकम या ऑफेंसिव ना लगे वो सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं कहलाता. मसलन अगर एक बॉस अपनी फीमेल एम्प्लॉय को बहुत महंगे तोहफे देता है और थ्रू किसेस टुवर्ड हर and she don't find these behaviors or gestures offensive or unwelcome, then such behaviors will not be labeled a form of sexual harassment. Next, standard 3.03 is related to other harassment. स्टैंडर्ड 3.02 में आपने देखा कि स्पेसिफिकली सेक्सुअल हैरासमेंट की बात की गई थी, साइकोलॉजिस्ट के उन एक्ट्स की बात की गई थी जो कि सेक्सुअल इन नेचर हों. स्टैंडर्ड 3.03 में अदर फॉर्म ऑफ हैरासमेंट के लिए भी एथिकल गाइडलाइंस दी गई हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, साइकोलॉजिस्ट डू नॉट नॉइंगली एंगेज इन द बिहेवियर दैट इज हैरेसिंग और demeaning to the persons with whom they interact in their work based on factors such those person's age, gender, gender identity, race, ethnicity, culture, national origin, religion, sexual orientation, disability, language और socio-economic status. यानी साइकोलॉजिस्ट जानबूझकर किसी भी फर्द की एज, उसकी जेंडर, उसके कल्चर, रिलीजन, डिसेबिलिटी या उसकी लैंग्वेज वगैरह की बेस पर उसको हरास नहीं करते. So this standard prohibits behaviors that draw on these categories to harass or demean individuals with whom psychologists work, such as colleagues, students, research participants, clients और employees, etc. लेकिन यहाँ पर ये बात वाज़ेह रहे कि साइकोलॉजिस्ट अगर एज अ टीचर किसी स्टूडेंट या सुपरवाइजरी के काम पर कोई क्रिटिकल कमेंट करते हैं तो वो हैरासमेंट नहीं कहलाएगी. मसलन अगर एक प्रोफेसर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता है कि उसका काम बिलो द स्टैंडर्ड है क्योंकि ये उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम का तनकीदी जायजा लें, उसके मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं का जायजा लें. लेकिन क्लाइंट या स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि एज, जेंडर या रिलीजन वगैरह की बेस पर उनको हरासा करना इस स्टैंडर्ड की एथिकल वायलेशन कहलाएगा. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड 3.04 इज रिलेटेड टू अवॉइडिंग हार्म. This standard says that psychologists take reasonable steps to avoid harming their clients, patients, students, supervisors, research participants, organizational clients, and others with whom they work, and to minimize harm where it is foreseeable and unavoidable. जिस तरह हमने एथिकल प्रिंसिपल ए बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस में देखा था कि साइकोलॉजिस्ट जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करते हैं और उनको नुकसान से बचाते हैं. लाइकवाइज ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो अपने क्लाइंट, पेशेंट, स्टूडेंट और सुपरवाइजर्स वगैरह को फिजिकल या मेंटल हार्म ना दे और ना ही किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहां दूसरों को नुकसान पहुंचे. साइकोलॉजी की प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान हार्म हमेशा अनएथिकल नहीं होता. मसलन अगर एक टीचर स्टूडेंट को एग्जाम में पुअर ग्रेड देता है तो ऐसे में पुअर ग्रेड की वजह से बेशक स्टूडेंट को मेंटल स्ट्रेस हुआ है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के बिहाफ पर ये अनएथिकल एक्ट नहीं होगा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हुए फेयर मार्किंग की है. In some cases, harm is not avoidable when psychologist is practicing ethically and fulfill his duties. For example, if a psychologist provide a valid diagnosis of a client which may prevent him from receiving disability insurance. So अगरचे इस तरह का हार्म अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हार्म ना पहुंचे या हार्म को कम करने की कोशिश की जाए. So psychologists do not participate in, facilitate, assist or otherwise engage in torture, defined as any act by which severe pain,
or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person or in any other cruel, inhuman, or disregarding behavior that violate 3.04a. Next, Standard 3.05 involves ethical guidelines related to multiple relations. Of course, it is unethical for psychologists to have dual or multiple relations with the people with whom they work. But here the question may arise in your mind, what are multiple relationships? So this standard defines that a multiple relationship occurs when a psychologist is in a professional role with a person and at the same time is another role with the same person, or at the same time is in a relationship with the person closely associated with or related to the person with whom the psychologist has the professional relationship, or psychologist promise to enter into another relationship in future with a person or a person closely associated with और रिलेटेड टू द पर्सन. सो यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीपल रिलेशनशिप किस तरह के हो सकते हैं, यानी अगर साइकोलॉजिस्ट एक शख्स के साथ प्रोफेशनल रोल में है लेकिन इसके साथ साथ वो किसी और रोल में भी हो, या जिस शख्स के साथ वो प्रोफेशनल रोल में है तो उससे मुंसलिक किसी करीबी इंसान के साथ भी ताल्लुक रखता हो, या साइकोलॉजिस्ट ने उस शख्स के साथ मुस्तकबिल में कोई ताल्लुक रखने का वादा किया हो, या अपने क्लाइंट से जुड़े किसी करीबी शख्स से ताल्लुक रखने का वादा किया हो. साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज में एक से ज्यादा ताल्लुकात को अवॉइड करे, क्योंकि इससे साइकोलॉजिस्ट की काबिलियत, उनकी अहलियत और उनका इम्प्रेशन खराब हो सकता है, और इसके साथ साथ उस शख्स को भी नुकसान पहुंच सकता है जिसके साथ वो प्रोफेशनल रोल में हो. ऑल्दो साइकोलॉजिस्ट अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं, मसलन वो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ वो किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर भी होते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज मल्टीपल रोल्स विल इन्वॉल्व द सेम पर्सन. लेकिन तमाम मल्टीपल रिलेशनशिप्स अनएथिकल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकोलॉजिस्ट उन स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट में सुपरवाइज करता है या इंटर्नशिप करवाता है जो कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में ये मल्टीपल रोल्स अनएथिकल नहीं होंगे, क्योंकि सुपरवाइज करना, टीचिंग करना या मेंटोरिंग करना ये सब एजुकेशनल रोल्स हैं. लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट अपने जिस क्लाइंट की काउंसलिंग कर रहा है या उसको मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो उससे इन फ्यूचर शादी का वादा करता है या उसके साथ किसी किस्म के इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो साइकोलॉजिस्ट एथिकल स्टैंडर्ड 3.05 मल्टीपल रिलेशंस की एथिकल वायलेशन कर रहा है. सो स्टैंडर्ड 3.05 ए में हमने देखा कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया गया था और कुछ कंडीशंस बताई गई थी जिनकी बेसिस पर हम रिलेशनशिप को मल्टीपल रिलेशनशिप कहेंगे. इसके अलावा स्टैंडर्ड 3.0 बी स्टेट्स दैट इफ अ साइकोलॉजिस्ट फाइंड्स दैट due to unforeseen factor, a potentially harmful multiple relationship has arisen, the psychologist take reasonable steps to resolve it with due regard for the best interest of the affected person and maximal compliance with the ethics code. अक्सर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि साइकोलॉजिस्ट को पता चलता है कि वो हार्मफुल मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इसके बारे में लाइल्म थे, तो स्टैंडर्ड 3.05 भी साइकोलॉजिस्ट से रिक्वायर करता है कि उन्हें जैसे ही इल्म हो वो मल्टीपल रिलेशनशिप से पहुंचने वाले हार्म को कम करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स लें और एथिकल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस करें. कुछ सूरत हाल ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें मल्टीपल रिलेशनशिप को अवॉइड करना मुमकिन नहीं होता. मसलन अगर किसी बहुत ही छोटे कस्बे या देहाती कम्युनिटी में जहां कोई भी और क्वालिफाइड और प्रोफेशनल पर्सन मौजूद नहीं है और साइकोलॉजिस्ट वहां वाहिद शख्स है जो क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन उसका अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल रोल से बाहर भी सामना होता हो. मसलन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने क्लाइंट के बच्चों के स्कूल में टीचर भी हो, तो ऐसे में जब अल्टरनेट सर्विसेज अवेलेबल ना होने की वजह से साइकोलॉजिस्ट मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्टिल साइकोलॉजिस्ट कोशिश करेगा कि वो एथिकल रहे और उसके मल्टीपल रोल्स उसके काम की ऑब्जेक्टिविटी को मुतासिर ना करे, क्लाइंट्स को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, और जैसे ही अल्टरनेट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप को अवॉइड करे, अपनी सर्विसेज को लिमिट कर दे. नेक्स्ट स्टैंडर्ड 3.05 सी स्टेट्स दैट व्हेन साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, institutional policy or extraordinary circumstances to serve in more than one role in judicial or administrative proceeding
At the outset, they clarify role expectation and the extent of confidentiality, and thereafter, as changes occur. ये कंडीशन उन सिचुएशन में अप्लाई होती है जब साइकोलॉजिस्ट को गैर मामूली हालात की वजह से अदालती कार्रवाई में मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो रोल्स की नेचर को क्लेरिफाई करे। ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को हरगिज इजाजत नहीं देता कि वो मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करे, और जितना मुमकिन हो साइकोलॉजिस्ट ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करे। लेकिन अगर मल्टीपल रोल्स अवॉइडेबल ना हो तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि जैसे ही चेंजेस आए वो तमाम पार्टीज को अपने रोल की वजाहत दे और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करे। Now we will discuss standard 3.06 conflict of interest. Before going into the detail of this substandard, it is important to understand what is conflict of interest. As its name indicates, conflict of interest is a clash between one's personal interest and professional responsibilities. यानी ऐसी situations जिनमें कोई शख्स या organization अपने जाती मफाद को अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तरजीह दे। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फाइनेंशियल और रिलेटेड टू अदर गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया है कि वो उन एम्प्लॉयज को रेफरल प्रोवाइड करे जो कि ड्रग अब्यूजर्स हैं और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे। तो साइकोलॉजिस्ट उन एम्प्लॉयज को एक प्राइवेट क्लिनिक में रेफर करता है जिसमें उसकी वाइफ काम कर रही है। तो यहाँ ऑल्दो साइकोलॉजिस्ट ने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हुए उनको रेफरल प्रोवाइड किया, लेकिन वो अपनी फैमिली के मफाद के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो दिस स्टैंडर्ड मेंटेन दैट साइकोलॉजिस्ट रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग ऑन अ प्रोफेशनल रोल व्हेन पर्सनल, साइंटिफिक, प्रोफेशनल, लीगल, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट or relationship could reasonably be expected to impair their objectivity, competence, or effectiveness in performing their function as psychologists, or expose the person or organization with whom the professional relationship exists to harm or exploitation. So ये standard psychologist को ऐसे professional roles अदा करने से रोकता है जिसमें उनके जाती या माली मफादात शामिल हों, और इस किस्म के रोल उनकी ability को और उनके impression को मुतासिर कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए बाइस डिसीजन ना ले, और अगर उन्हें दूसरों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा हो तो वो ऐसे फैसलों की मज़ाहमत करें और अपने क्लाइंट या पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी डिस्कस 6 सब स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द एथिकल स्टैंडर्ड 3 ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. In the next lesson, we will discuss rest of the 6 standard related to human relations.